नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करके देखेंगे Amazon को और Shopify को। दोस्तों सही बताऊं तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि दोनों की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। लेकिन जब कोई भी नए सेलर्स ऑनलाइन सेल करने की सोचते हैं अपने प्रोडक्ट्स, तो उनके मन में एक डाउट जरूर आता है कि भाई वो मार्केट प्लेस लाइक Amazon के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करें या फिर Shopify के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करें। कहाँ पे उनको जो है वो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, या फिर यूं कहें कि उनकी बिजनेस को लेके या सेलिंग को लेके जो एक्सपेक्टेशंस होती है या वो जो जैसा बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कंपेयर करके देखेंगे। कंपैरिजन के हमारे पॉइंट्स रहेंगे कि भाई दोनों का बिजनेस नेचर जो है वो क्या है। उसके बाद में इजी टू लॉन्च जो है वो कौन सा है। सेल्स और मार्केटिंग की हम इसके अंदर बात करेंगे। साथ में हम इसमें ये बात करेंगे कि भाई कॉस्टिंग जो है वो दोनों में क्या रहती है, कौन सा हमें सस्ता पड़ता है, कौन सा कॉस्टली है, या फिर क्या क्या जो कॉस्टिंग है इन दोनों की वो बेसिकली हम कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई इनकी पॉलिसीज या फिर लिमिटेशंस जो है वो क्या है। और लास्ट में मैं आपके साथ में अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इन दोनों प्लेटफॉर्म को लेके कि भाई मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करता हूँ और क्या क्या मुझे इनकी जो खास बात है वो लगती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले अगर बिजनेस नेचर की बात करें इन दोनों की, तो आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को कवर कर देता हूँ कि देखिए Amazon जो है वो एक मार्केट प्लेस है, मतलब कि एक बाजार की तरह है जहाँ पे सारे सेलर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। वहीं पे अगर Shopify की बात करें तो Shopify एक SaaS सॉफ्टवेयर है या फिर एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारा खुद का ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने में मदद करता है, या फिर यूं कहे कि हम अपना खुद का जो ऑनलाइन स्टोर है वो Shopify के थ्रू बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ऑनलाइन स्टोर बनाना है कि भाई www.mystore.com, तो वो मैं Shopify के थ्रू जो है वो बना सकता हूँ। तो Amazon में हम एज ए सेलर रजिस्टर होते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाते हैं। वहीं पे अगर Shopify की बात करें तो हमारे खुद की एक अलग ही दुकान होती है, हमारा खुद का एक अलग ही स्टोर जो है वो होता है। अगर बात करें कि यहाँ पे कि भी लॉन्च करना जो है वो किसमें ईजी रहता है या फिर लॉन्च करने की क्या प्रोसेस रहती है, तो देखिए Amazon पे बिजनेस लॉन्च करने की एकदम सिंपल सी प्रोसेस रहती है। हमें Amazon की साइट पे जाके एज ए सेलर जो है वो वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। जैसे ही हम वहाँ पे सेलर बन जाते हैं, कुछ बेसिक चीजें हमें देनी होती है जैसे कि GST नंबर वगैरह, वो मैंने बाकी वीडियोस में बात की है, आप सबको जो है वो मालूम ही रहेगा उसके बारे में। तो बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड करवा के Amazon पे सेलर बन जाते हैं। उसके बाद में जस्ट हमें अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करने होते हैं Amazon के ऊपर। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर Amazon का रेडी है, लॉजिस्टिक सर्विस उनकी है। उसके बाद में वेबसाइट का जो भी डिजाइनिंग या वो सब चीजें हमें नहीं देखनी क्योंकि Amazon ने ऑलरेडी जो है वो उसको बना के रखा हुआ है। हमें बस रजिस्टर करना होता है और अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके रखने होते हैं। ये Amazon में सिंपल सी प्रोसेस है सेलर बनने की। वहीं पे अगर हम बात करें Shopify पे, तो Shopify पे दोस्तों स्टोर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना तो ईजी रहता है। सिर्फ 1 मिनट भी लगते हैं, शायद तक Amazon से भी कम टाइम लगता है हमें Shopify पे रजिस्टर करने के लिए। 1 मिनट से कम में भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। लेकिन स्टोर रेडी करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि स्टोर रेडी जब हम Shopify पे करते हैं तो उसमें हमें हमारे थीम्स जो है वो भी सेटअप करनी होती है। उसके साथ में बैनर्स वगैरह है वो भी सेटअप करने होते हैं। अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सही तरीके से मैनेज करने होते हैं, कलेक्शंस बनाने होते हैं, नेविगेशन मेन्यू को जो है वो हमें सही तरीके से देखना होता है। और उसके साथ में अगर बात करें तो हमें पेमेंट गेटवे भी जो है वो ऐड करना होता है क्योंकि देखिए Amazon में हमें पेमेंट्स की और वो सब सर्विस जो है वो Amazon खुद ही प्रोवाइड करवा देता है। पेमेंट कस्टमर से कैसे कलेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे वो सब उनका लगा हुआ है ऑलरेडी। वहीं पे अगर हम Shopify पे बात करें, हम खुद का स्टोर बनाएंगे तो वहाँ पे हमें पेमेंट्स की और उन सब चीज़ों की सेटिंग जो है वो खुद करनी पड़ती है। तो अगर बात करें तो Shopify पे रजिस्टर तो हम फटाफट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर स्टोर सेटअप की बात करें तो उसमें थोड़े दिन जो है वो हमें लगते हैं। डिपेंड ऑन कि हम कैसा स्टोर बना रहे हैं उसके हिसाब से टाइम हमें जो है वो लगता है। 10-15 दिन तो आप मान के ही चलिए, और अगर नॉर्मली आपको बनाना है तो 2-3 दिन तो आपके लगेंगे ही क्योंकि पेमेंट गेटवे के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है और सारी सेटअप जो है उसके अंदर करना पड़ता है। तो ये तो हो गया सेटअप करने का कि भाई कितना ईजी हम जो है वो सेटअप कर सकते हैं। Amazon पे मुझे ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि जस्ट हमें रजिस्टर करना होता है और प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करने होते हैं। वहीं Shopify पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमें डिजाइनिंग, हमारे स्टोर के थीम और जो कलर स्कीम हमें कैसे रखनी है वो सब चीज़ों में थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें सेल्स या मार्केटिंग की, तो देखिए सेल्स और मार्केटिंग में क्या होता है कि Amazon का खुद का एक कस्टमर बेस है। मतलब कि किसी को अभी तो ऐसा हो गया है कि किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वो पहले Amazon की वेबसाइट पे जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो सर्च करेगा और वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाता है। तो मतलब कि मोस्टली कस्टमर्स का ये जो है वो बिहेवियर है कि भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो Amazon पे जाओ शॉपिंग करो या फ्लिपकार्ट पे जाओ शॉपिंग करो, यही हो गया मोस्टली। तो इनका ऑलरेडी कस्टमर बेस है, तो हमने जब एक बार प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो हमें मार्केटिंग में ज्यादा देखना नहीं पड़ता। अगर किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो खुद Amazon के थ्रू आके वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे और वो जो है वो उसको खरीद लेंगे। ईजी होता है, सेल हमें जो है वो ईजी मिल जाती है क्योंकि Amazon का कस्टमर बेस है तो हमारे प्रोडक्ट को
एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है मोस्टली कस्टमर्स के सामने, तो सेल्स जो है वो वहाँ पे इजीली जो है वो आ जाती है। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है या फिर जिनकी काफ़ी सारी लिस्टिंग है सिमिलर प्रोडक्ट्स की और उनके बीच में हमको अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना है, तो वहाँ पे फिर हमें जो है वो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसकी हमें जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन मोस्टली नए सेलर्स के साथ में ऐसा होता है कि बिना एडवर्टीजमेंट के भी वो कुछ सेल्स जो है वो जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उनके पास में ऑलरेडी है। मार्केटिंग अमेजोन खुद करता है अपनी टीवी पे, और वो जो बाकी हम देखते हैं एड जो है उनके चलते ही रहते हैं। वहीं अगर हम शॉपिफाई की बात करें दोस्तों सेल्स और मार्केटिंग की, तो शॉपिफाई पे अगर मैं स्टोर बनाता हूँ आज कोई भी मेरे नाम से, तो कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी लोग जो है वो उसको नहीं जानेंगे कि भाई ऐसा भी कोई स्टोर है कि जहाँ पे ये चीजें मिलती है। मान लीजिए कि मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, मैंने अमेजोन पे टी शर्ट अपनी लिस्ट कर दी, तो किसी भी कस्टमर को टी शर्ट खरीदनी है तो वो अमेजोन पे जाएगा, टी शर्ट सर्च करेगा और वहाँ पे अगर मेरी टी शर्ट उन्हें शो होती है तो वो खरीद लेंगे। लेकिन मैंने अगर खुद का स्टोर बनाया है टी शर्ट्स के लिए, तो कौन वहाँ पे आके सर्च करेगा या फिर कैसे पता चलेगा कस्टमर्स को कि भाई ऐसा भी कोई स्टोर है जो टी शर्ट सेल कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर गूगल से कस्टमर आते हैं तो गूगल पे या तो हमें ऐड करना पड़ता है। अगर हम एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं चलाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक हमारा जो सर्च रिजल्ट में है हमारा स्टोर दिखाए, तो उसमें जो है वो टाइम लगता है। गूगल पे हमारा स्टोर रैंक होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने स्टोर बनाया और कल वो जो है वो रैंक होने लग गया। कई बार 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। अच्छी रैंकिंग जो है वो टाइम के साथ में बनती है कि हम कितना लंबा स्टोर चला रहे हैं, कितने कस्टमर्स हमारे स्टोर पे आ रहे हैं, बाउंस रेट जो है वो उनकी क्या है और कितने लोग जो है वो शॉपिंग करें, उसके हिसाब से गूगल डिसाइड करता है कि भाई स्टोर को रैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऑर्गेनिकली अगर हमारा स्टोर रैंक होता है नॉर्मल, तो हमें ठीक है बिना पैसे लगाए सेल मिल जाती है। लेकिन शुरुआत के दिनों में हमें उसके ऊपर मार्केटिंग जो है वो करनी होती है, चाहे हम सोशल मीडिया के थ्रू करें, फेसबुक इंस्टाग्राम से या गूगल से करें या फिर और कोई हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो वो हम अपना सकते हैं। लेकिन हमें कस्टमर्स को दिखाना होता है या फिर हमें हमारी जो भी टारगेटेड ऑडियंस होती है उनको दिखाना होता है कि भाई ये स्टोर है जहाँ पे टी शर्ट्स मिलती है, तो आप एक बार आके यहाँ पे देखें, टी शर्ट्स देखें, अगर आपको पसंद आती है तो फिर उसके बाद में आप परचेस करें। तो वो मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो हमें खुद के स्टोर में लगानी पड़ती है। वहीं अमेजोन पे हम जस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो भी चांसेस है कि हमारे ऑर्डर आ जाए, लेकिन शॉपिफाई पे ऐसा नहीं होता कि भाई हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी और ऑर्डर आ गए। मार्केटिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी, एसईओ पे जो है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें प्राइसिंग की या फिर कॉस्टिंग की, तो देखिए अमेजोन पे अगर हम सेलर एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस जो है वो नहीं देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें कमीशन देना पड़ता है जब हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो आप सबको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए अगर जब हमारी सेल आएगी तो हम कमीशन भी दे पाएंगे, अगर सेल नहीं आई तो हमारा कोई कमीशन जो है वो लगने वाला है नहीं, या फिर कोई पैसे जो है वो हमें देने हैं नहीं। हमने जो भी सेटअप किया अगर उसके कोई चार्जेस है, मान लीजिए हमने कोई शॉप रेंट पे ली है या फिर हमने जो भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, प्रिंटर्स में, तो उन सब का खर्चा जो है वो अलग हो गया। लेकिन हमें अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं देना होता, कमीशन हमारा लगता है। लेकिन देखिए कमीशन में यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जब मैं कमीशन देता हूँ तो मुझे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हमें प्रोडक्ट की वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और कई बार कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पे कमीशन वाला फंडा रहता है। वहीं पे अगर शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई पे हमें फिक्स फी जो है वो देनी ही होती है हर महीने। $29 का प्लान है शायद तक इसका, कम से कम जो हम बात करें तो लगभग 2200 या 2100-2200 रुपए होते हैं इंडियन रुपीज में अगर हम कैलकुलेट करें। लेकिन जब हम स्टोर रन करेंगे तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो जब हम वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खरीदेंगे तो उनका भी कुछ सब्सक्रिप्शन रहता है, उनके भी जो है वो चार्जेस रहते हैं। तो मैं अगर मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बताऊँ तो मैंने शॉपिफाई का जो स्टोर ले रखा है उसका लगभग 10 से 12 हजार रुपए का मंथली बिल आता है। तो उसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई एक तरीके से एक शॉप का जो रेंट है वो जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम मार्केट में कोई भी शॉप लेते हैं तो उसका इतना रेंट रहता है, तो वो जो है वो मैं शॉपिफाई को दे रहा हूँ अपने स्टोर के लिए। तो ये वहाँ पे फिक्स फी है। अब चाहे मेरी सेल उसके ऊपर आए चाहे मेरी सेल उसके ऊपर ना आए, ये 10-12 हजार रुपए जो भी मेरे है वो तो मुझे हर महीने देने ही पड़ेंगे। लेकिन सेल आती है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो निकल जाता है इजीली। उसके बाद में शॉपिफाई में हमें मार्केटिंग के भी अलग से देने पड़ते हैं। फिक्स फी तो शॉपिफाई की अलग रहेगी। अगर हम मार्केटिंग करते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या गूगल के थ्रू, तो वहां पे भी हमें पैसे डालने पड़ेंगे। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी हमारा मार्केटिंग का बजट है उसके हिसाब से हमें पैसे डालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई हमने कितने एड चलाए, हमारा कितना स्पेंड हुआ और उस स्पेंड के अकॉर्डिंग हमें सेल्स जो है वो कितनी मिली है। अगर उस स्पेंड के अकॉर्डिंग हमें सेल्स मिल रही है तब तो ठीक है, लेकिन हम स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, सेल हमारी कम हो रही है, तो फिर ये सोचने वाली बात हो जाती है दोस्तों यहाँ पे कि भाई क्या हम ऐसे में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर ऐसा है कि भाई चलो एक बार स्पेंड कर दिया कोई बात नहीं है, हमारा कस्टमर बेस बन रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस टाइप का बिजनेस
बिजनेस करते हैं कि भी हमने मार्केटिंग की और हमें डायरेक्ट सेल्स चाहिए, तो थोड़ा सा सोचने वाला ये हो जाता है कि भी हम जितना स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सेल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें थोड़े से होमवर्क की जरूरत होती है, थोड़ा सा पहले लॉन्च करने से पहले थोड़ा सोचने की जरूरत होती है कि भी क्या हम इतना पैसा दे पाएंगे, या फिर अगर हम इतना बजट इसके ऊपर लगाते हैं और हमें सेल नहीं मिलती है या फिर हमें कम सेल मिलती है तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों सेल आती है जब प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो रेंट भी दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन फीस भी चली जाती है, सारी चीजें दी जाती है, लेकिन सेल नहीं आती तो डोमेन के पैसे देने भी महंगे लगते हैं, सिंपल सी बात है। तो अमेजोन में कॉस्टिंग की बात करें तो हमें एज ए कमीशन वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, और अगर शॉपिफाई की बात करें तो हमें मार्केटिंग के और उनके सब्सक्रिप्शन के जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके अंदर पॉलिसीज की और लिमिटेशंस की। अमेजोन की दोस्तों आपको पता है कि पॉलिसीज रहती है सेलर्स के लिए, बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेजोन ने जो है वो पॉलिसीज बना के रखी हुई है ताकि सेलर्स जो है वो किसी तरीके का फ्रॉड ना करे और बायर को पूरा प्रोटेक्शन मिले कि भाई अगर कल को उनके पास में कोई गलत प्रोडक्ट आता है या फिर खराब प्रोडक्ट आता है तो वो रिटर्न कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट अगर उन्हें पसंद नहीं भी आता है तो उस कंडीशन में भी वो जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर सकते हैं। इस पॉलिसी में वैसे देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि अगर बायर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो परचेज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब रिटर्न का जो सिस्टम है वहां पे सेलर्स को काफी नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसे रिटर्न्स भी आ जाते हैं जो बायर ने प्रोडक्ट मंगा लिया, कई बार ऐसे भी होता है कि बायर प्रोडक्ट्स यूज करके वापस कर देते हैं सेलर को। सारे बायर्स ऐसा नहीं करते लेकिन बहुत बार हो जाता है ऐसा, जैसे कई केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब बायर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया तो हम सेलर जो है वो तो उस प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक करके भेजते हैं, लेकिन जब बायर उसको प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो वो उसकी ओरिजिनल पैकिंग जो है वो नहीं रहती, तो जब वो वापस कोरियर में आता है तो वो प्रोडक्ट टूट जाता है या खराब हो जाता है, उसका लॉसेज जो भी है वो बायर को रहता है। दूसरी चीज यहाँ पे अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने का डर जो है वो हमेशा बना रहता है, चाहे कोई भी सेलर हो, एक मन में डाउट हमेशा रहता है कि अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। हालांकि अकाउंट सस्पेंड तभी होता है जब हम कोई पॉलिसी में जो है वो वायलेशन करते हैं या फिर हमारी वजह से कोई भी कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स है जो लेट शिप किए हैं, या फिर हमने किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो इंफ्रीज कर दिया, या हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक डाउट जो है या फिर एक डर जो है वो हमेशा एक सेलर के मन में रहता है कि भी उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड ना हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ लास्ट कम से कम 6-7 सालों से, मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ या फिर अभी तक सस्पेंशन के रिस्क में नहीं आया, क्योंकि सारी पॉलिसीज को जो है वो हमने फॉलो किया। लेकिन फिर भी एक मन में डाउट रहता है कि यार कल को ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से सस्पेंशन हो जाए अकाउंट का। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसा रहता है कि कल को अगर लॉकडाउन आ गया और हम ऑर्डर जो है वो ना शिप कर पाए और हमारे ज्यादा ऑर्डर्स ऐसे हो गए जो कैंसिल हो गए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन गई, तो ऐसे में ये ना हो कि भी हमारा अकाउंट टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद में हम अपील करें, 10-15 दिन का टाइम उसके अंदर लग जाए और उसके बाद में वो ओपन हो, तो वो एक तरीके से बर्डन जो है वो हो जाती है। तो अकाउंट सस्पेंशन का डर जो है वो यहाँ पे रहता है। वहीं पे अगर शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई पे हमें इतनी फ्रीडम मिलती है कि भाई हमारा खुद का स्टोर है तो एटलीस्ट हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी ये है कि भाई इलीगल या फिर फ्रॉड काम जो है वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते शॉपिफाई पे भी। लेकिन हाँ, अगर हम जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हैं, तो हमें कोई सोचने की बात नहीं है इतना ज्यादा कि भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर हमें कोई ऑर्डर रिसीव हो गया और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो हम उसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, बायर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होगा अगर हम ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, तो अगली बार हो सकता है वो हमारे स्टोर पे जो है वो शॉपिंग ना करे। या फिर अगर हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट जो है वो शिप करते हैं और हमें लगता है कि भाई कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी हो रही है कस्टमर की तरफ से, या फिर हमें लगता है कि नहीं ये हमारी रिटर्न पॉलिसी के अंडर में नहीं आता, तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी रिटर्न पॉलिसी के अंडर में नहीं आता, तो हम जो है वो इसको रिटर्न नहीं ले सकते। बायर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है इसमें, और जो मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि भाई वो बायर जो है वो दोबारा हमसे शॉपिंग ना करें, लेकिन हमारी पॉलिसीज हम अपने हिसाब से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। वो वहाँ पे हम बायर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बायर की और सेलर की, उनके हिसाब से जो है हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो फ्रीडम हमें मिल जाती है। और यहाँ पे रिस्क हमें मतलब एक माइंड से जो एक टेंशन वाला पार्ट होता है ना कि भी कल को हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए या हमारी पेमेंट होल्ड ना हो जाए, तो वो चीजें जो है वो यहाँ पे नहीं रहती है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर हम जो है बिजनेस कर पाते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूँ तो देखिए अमेजोन में क्या रहता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अमेजोन में इजी सेल जो है वो हमें मिल जाती है। हमने सेलर रजिस्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट लिस्ट किया, तो उसके बाद में ऑर्डर जो है वो हमें आने शुरू हो जाते हैं। वहीं पे जब हम खुद का स्टोर बनाने की सोचते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम लगता है और पैसा भी जो है वो उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केटिंग के अंदर और बाकी सब चीजों में, और डेवलपमेंट में भी हमारा जो है वो टाइम जाता है। हालांकि सारा प्लेटफॉर्म जो है वो शॉपिफाई हमें रेडीमेड प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन उसके बाद में भी डिजाइनिंग में और बाकी सब चीजों की सेटअप में जो है वो हमारा टाइम लगता है। तो
नए स्टोर बनाने में 5-6 महीने तो मोस्टली लग ही जाते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई सेल्स आने में या फिर अच्छा पिकअप पकड़ने में 5-6 महीने उसमें चले जाते हैं, ज़्यादा भी चले जाते हैं या फिर कई बार थोड़े से कम भी हो जाते हैं, डिपेंड्स कि हमारा कैसा बिजनेस है, हम क्या जो है वो सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन इतना टाइम जो है वो उसमें लग जाता है। वही अमेजोन में हमें ईजी सेल मिल जाती है, 4-5 दिनों में अगर हमारे प्रोडक्ट सही है तो 4-5 दिनों में हमें जो ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार तो जो है वो सेम डे भी ऑर्डर जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अमेजोन पे क्या रहता है कि भाई हम अलग स्टैंड नहीं करते, बहुत सारे सेलर्स हैं उनके बीच में ही हम रहते हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे भी प्रोडक्ट्स हैं। मेन चीज़ प्राइस रहती है कि भाई प्राइस किसके कम है, रेटिंग्स रिव्यू किसके अच्छे है और क्वालिटी जो है वो कौन से वाले प्रोडक्ट की अच्छी है, उसके बेस पे जो है वो ऑर्डर आते हैं। कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करता है तो वो यह नहीं देखता कि भी वो कौन से सेलर से परचेस कर रहा है, वो ये देखता है कि भी उसने अमेजोन से परचेस की है। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू जो है वो अमेजोन की रहती है, नाम जो है वो अमेजोन का चलता है। खराब एक्सपीरियंस होगा तो वो भी अमेजोन का नाम होता है, और अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वो भी अमेजोन का नाम होता है कि भी उसने अमेजोन से जो है वो शॉपिंग की है। लेकिन जब हम खुद का स्टोर बनाते हैं तो उसमें हमारी एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है, हमारा एक अलग जो है वो ब्रांड हो जाता है या फिर हमारा एक अलग नाम होता है। तो हमें जो है वो उस पर काम करना पड़ता है कि भी हमारा कस्टमर बेस अच्छा बने, हमारे कस्टमर का जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि जो है वो हमारे वहाँ पे रिपीट शॉपिंग करें या फिर रिपीट जो है वो हमारे स्टोर पे आए परचेस करने के लिए। तो थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हम सही तरीके से बिजनेस करते हैं तो हमारे अच्छे कस्टमर्स जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो वहाँ पे हम अमेजोन के नाम पे जो है वो सेल करते हैं, और यहाँ पे हमें अपना खुद का जो है वो ब्रांड बनाना पड़ता है, या हमें खुद जो है वो एक अलग स्टैंड करना पड़ता है। पॉलिसीज का भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई शॉपिफाई के अंदर हमें थोड़ा सा ईजी रहता है। शिपिंग जो है वो अगर एक दिन का टाइम भी लग जाता है तो हम कस्टमर को कॉल करके या उनको बात करके उनको कन्विंस कर सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा बहुत कोई ऑर्डर के अंदर अपडेट करना रहता है या फिर कोई अल्टरनेशन करना होता है तो भी हम कस्टमर को कॉल करके या उनसे बात करके जो है वो उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और कस्टमर भी जो है वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं मोस्टली, और कस्टमर भी जो है वो मोस्टली मान जाते हैं कि भाई अगर हम उनको कोई अपडेट देते हैं कि भाई आपका ऑर्डर जो वो एक दिन डिले हो जाएगा या फिर आपको कब तक चाहिए, वो चीज़ें जब हम उनसे पूछते हैं तो हमें क्लियर होता है शिप करना, और उन सब चीज़ों में जो है हमारे लिए ईजी रहता है। तो पॉलिसीज की हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा बर्डन नहीं होती, और हम अपने हिसाब से जो है वो पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो हम शॉपिफाई पे लगा सकते हैं कि भाई हमारी शिपिंग पॉलिसी ये है, प्राइवेसी पॉलिसी ये है, रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी ये है कि भाई हम 15 दिन तक रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं या फिर 30 दिन तक रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, जो भी है वो हम वहाँ पे बता सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भाई हमारी पॉलिसीज जितनी कस्टमर के फेवर में होगी उतना हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो है वो उस पर बेफिक्र होकर जो है वो शॉपिंग कर पाएंगे, या फिर अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो वो रिपीट शॉपिंग करेंगे, और माउथ पब्लिसिटी जो है वो हमारे स्टोर की होगी। यहाँ पे प्राइसिंग की दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो शॉपिफाई जो है वो कॉस्टली जाता है, नो डाउट कॉस्टली जाता है, लेकिन अगर हम सेल्स ले रहे हैं तो कोई भी चीज़ देखिए कॉस्टली नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं अच्छी खासी सेल जो है वो अपने स्टोर से जनरेट करता हूँ तो 10-15 हज़ार रुपये देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मंथली, लेकिन सेल तो होनी चाहिए ना। अभी जैसे मान लीजिए मैंने स्टोर के लिए थीम परचेज की तो लगभग 10-1 हज़ार रुपये की वो थीम थी, तो सेल है तो हम ये सब चीज़ें भी जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। थीम बढ़िया थीम भी अफोर्ड कर लेंगे, कोई अगर एप्लीकेशन है जिससे हमारा जो काम है वो ईजी हो रहा है तो वो एप्लीकेशन भी जो है वो हम परचेज कर लेंगे। स्टोर का जो रेंट है या फिर स्टोर की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी देंगे, क्योंकि हमारी सेल हो रही है। सेल्स नहीं होती तो जो हमने डोमेन परचेज करके रखा हुआ है शायद तक उसको भी रिन्यू ना कर पाए, उसके भी पैसे जो है वो हमें ज्यादा लगेंगे। भाई डोमेन रिन्यू करना है और हमारी सेल नहीं आ रही तो हम सोचेंगे कि छोड़ो यार, तो कॉस्टिंग रहती है। लेकिन अगर हमारी सेल है और हम सेल्स को मैनेज कर पा रहे हैं तो वो कोई बड़ी चीज मुझे नहीं लगती है। अब अगर बात करेंगे भाई शुरुआत करने की, तो अगर मुझे शुरुआत करना हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूँ। अगर मुझे मान लीजिए शुरुआत करनी हो तो मैं स्टार्टिंग जो है वो अमेजोन से करूँ, अगर मेरे पास में बजट कम है या फिर बजट जो है वो बहुत लिमिटेड है तो। अगर मेरे पास में बजट है, मेरे पास में पैसे हैं लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं शॉपिफाई से जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, साथ में अमेजोन और साथ में शॉपिफाई। लेकिन अगर मेरे पास में बजट लिमिटेड है तो पहले मैं मार्केट प्लेस से शुरू करने की सोचूंगा कि एक बार वहां से एक अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाए या फिर वहां से अपने जो खर्चे निकलने शुरू हो जाए, तो मैं फिर उसके बाद में साथ साथ में शॉपिफाई का अपना स्टोर जो है वो शुरू करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि भाई मेरे पैसे जो है वो जाते रहे और मेरे पास में इनकम का कोई सोर्स ना हो। तो मैंने जब एक इनकम का सोर्स बना लिया मार्केट प्लेस के थ्रू कि भाई मेरी अमेजोन से इनकम जो है वो आ रही है, तो मैं शॉपिफाई पे इन्वेस्ट जो है वो कर सकता हूँ। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं मेरे पास में तो मैं शुरुआत में ही कर दूंगा। तो जब हमें सेल करनी है तो दोनों चैनल्स के थ्रू भी जो है वो हम सेल्स कर सकते हैं, और अभी मैं यही कर रहा हूँ कि भाई मेरी अमेजोन के थ्रू भी सेल्स होती है और मेरा जो खुद का स्टोर है वो शॉपिफाई पे भी रन हो रहा है। इसके अलावा 2 स्टोर और ऐसे हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, वो भी शॉपिफाई पे चल रहे हैं, तो उनका जो रेंटल है वो मैं दे रहा हूँ, उनकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो जा रही है, लेकिन उन पे सेल्स जो है वो अभी शुरू नहीं हुई। सेल्स कब शुरू होगी वो देखा जाए, लेकिन काम जो है वो उनके ऊपर चल रहा है। तो जब एक सोर्स होता है आपके पास में इनकम का, तो आपको दूसरी जगह पे पैसे डालने में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती या फिर इतनी आपको प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं देखनी पड़ती। तो दोस्तों ये कंपेरिजन था बेसिक अमेजोन और शॉपिफाई
के बीच में। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।